इंसानों के द्वारा किए गए फिजिक्स रेवोल्यूशन के बाद इंसानी सभ्यता और इवन हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में भी कई सवाल हमारे सामने आए हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि इस ब्रह्मांड की उम्र कितनी है। इस ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह, तारे, सितारे और आकाश गंगाएं कितने समय से यहाँ पर पनपती आ रही है, और जब ये ग्रह, तारे, सितारे यहाँ पर मौजूद नहीं थे तब यहाँ पर क्या था। Age of the universe is the biggest and intriguing question in astrophysics. साइंटिस्ट के हिसाब से बिग बैंग के बाद बीता हुआ समय ही हमारे ब्रह्मांड की उम्र है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिग बैंग के तुरंत बाद के समय को डार्क एजिस कहा जाता है। उस समय पर ना तो ब्रह्मांड में गैलेक्सीज मौजूद थी, ना कोई ग्रह, ना कोई सितारे मौजूद थे। उसके बाद से धीरे धीरे यहाँ पर गैलेक्सीज और ये तारे, सितारे डेवलप होना शुरू हुए थे। साइंटिस्ट के हिसाब से इस ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन साल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई नई स्टडीज ये बताती है कि ब्रह्मांड की उम्र जितना हम सोच रहे थे उससे भी डबल यानी कि 27 बिलियन ईयर्स है। तो आइए आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि कैसे आखिर साइंटिस्ट ब्रह्मांड की उम्र के बारे में अंदाजा लगाते हैं। From a single point of light, the cosmos burst into existence. सन 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना प्लैंक सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सैटेलाइट ने CMB यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन किया। CMB यानी कि जो बिग बैंग के बाद की गर्मी निकली उसके अवशेष हैं। इस सैटेलाइट ने उस CMB का अध्ययन किया और उसके रेडियो सिग्नल्स में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को, टेम्परेचर में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को और पोलराइजेशन में हो रहे बदलावों को नापा, जिससे कि हमें पता चला कि इस ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन साल है। और इस सैटेलाइट की मदद से हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी जानने में मदद मिली। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही बड़े टॉपिक है जिस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आए तो 19वीं सदी की शुरुआत तक सिर्फ हमें पृथ्वी के बारे में ही पता था। उसके बाद से ही वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड पर खोजें शुरू की थी। शुरुआत में साइंटिस्ट की एक थियरी थी कि इस ब्रह्मांड की उम्र अनंत है, यह अनंत समय से यहीं पर मौजूद है। लेकिन एंट्रोपी का एक सिद्धांत इस बात को झुठलाता है। एंट्रोपी के एक सिद्धांत के हिसाब से अगर किसी पैक्ड सिस्टम की एज इनफाइनाइट है तो उस पैक्ड सिस्टम के अंदर हर जगह पर टेम्परेचर समान ही होगा। अगर ऐसा होता तो हमारा जीवन ही मौजूद नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रह्मांड में हर जगह पर तापमान समान होता तो पृथ्वी पर इंसानों के लिए रहने लायक एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं हो पाता। इसीलिए इस थियरी को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद से 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, जिसके आधार पर उन्होंने कॉस्मोस का एक मॉडल भी तैयार किया था। और उसके बाद जाकर 1929 में एक साइंटिस्ट एडविन हबल ने एक चौंका देने वाला कंक्लूजन दिया था। उनका कहना था कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है। उन्होंने अपना ये कंक्लूजन रिसेशन वेलोसिटी के जरिए दिया था। रिसेशन वेलोसिटी का मतलब है कि जब उन्होंने किसी दो तारे या फिर दो ग्रह का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने पाया कि वो ग्रह या सितारे पृथ्वी से तो दूर जा ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से भी दूर जा रहे हैं। ऐसा तब ही हो सकता है जब हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स एक सिरे से फैलता जा रहा हो। पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए एक नेबुला का ऑब्जर्वेशन किया गया तो स्पेक्ट्रल लाइंस में हमें एक रेड शिफ्ट देखने को मिली। ऐसा बेसिकली डॉपलर इफेक्ट की मदद से होता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो डॉपलर इफेक्ट की मदद से कुछ इस तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे होंगे। नेबुला में आ रही इस रेड शिफ्ट से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज नॉट स्टैटिक बट इट्स एक्सपेंडिंग। ये पता चलते ही साइंटिस्ट को लगा कि यूनिवर्स की एज जानना तो और भी आसान हो गया, क्योंकि आज के ब्रह्मांड को लेना है और पीछे लेते जाना है तब तक जब तक एक सुई की नोक जितनी जगह ना बची हो।
वही होगी ब्रह्मांड की असली उम्र। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो या फिर इलॉजिकल लग रहा हो कि ब्रह्मांड को कैसे पीछे ले जाया जा सकता है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। सोचिए कि एक रास्ते पर एक कार जा रही है जिसके पास पीछे जाने की कोई जगह नहीं है। ये कार आगे जा रही है और एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि इस कार ने 16 किलोमीटर का अंतर तय किया है और मान लीजिए कि ये कार एक कांस्टेंट स्पीड पर जा रही थी और वो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप बता सकते हैं कि 16 किलोमीटर का अंतर तय करने के लिए इस कार को कितना टाइम लगा होगा? 3 आवर्स। बस ऐसे ही इसको बड़े लेवल पर, यूनिवर्स के लेवल पर देखिए। यूनिवर्स भी एक कांस्टेंट स्पीड से फैलता जा रहा है जिसे H0 यानी कि हबल कांस्टेंट कहते हैं। जब साइंटिस्ट ने H0 हबल कांस्टेंट की अंदाजित वैल्यू लेकर यूनिवर्स की एज फाइंड करने की कोशिश की तो उनका जवाब हर बार 13.8 बिलियन सालों के आसपास ही आ रहा था। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट रविंद्र गुप्ता ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्स की एज 27 बिलियन ईयर्स हो सकती है। कई लाइट ईयर्स दूर की कुछ गैलेक्सीज को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। उसकी रीडिंग्स के आधार पर उन्होंने अपने ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। उनके रिसर्च पेपर्स 7 जुलाई 2023 को पब्लिश हुए थे। इस ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते जा रहे हैं उतने ही कई और नए रहस्य हमारे सामने आते जा रहे हैं। खैर, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक पर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन से अगले टॉपिक पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। Until then, stay curious, stay happy.